नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पीएमसी हिंदी चैनल पर आपके फेवरेट शो डॉक्टर से पूछो में। और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज चर्चा करने जा रहे हैं किडनी के ऊपर। किडनी डिसीज पर चर्चा होगी, किडनी के फंक्शंस पर चर्चा होगी और इसके साथ ही किडनी को अफेक्ट करने वाले कई फैक्टर्स पर भी चर्चा होगी। इस चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्ते सर, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं किडनी डिसीज पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो किडनी डिसीज पर आने से पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि किडनी के क्या कुछ फंक्शंस होते हैं, किडनी कितना अहम रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। किडनी देखिए इतनी अहम है कि भगवान ने हमें 2 किडनी दी है जी। हमारे पास एक लीवर होता है, एक हार्ट होता है, एक पैंक्रियाज होता है, लेकिन किडनी 2 दिया। इसलिए कि अगर कभी खुदा ना खास्ता अगर एक किडनी अगर काम करनी कम हो जाए, बंद हो जाए, तो दूसरी किडनी से जिंदगी की गाड़ी चल सके। हाँ, अच्छा रहेगा कि दोनों काम कर रहा है। तो किडनी एक बहुत वैल्यूबल ऑर्गन है। इनफैक्ट एनर्जी मेडिसिन में जो हम 5 मुख्य ऑर्गन देखते हैं उन सभी में सबसे वैल्यूबल किडनी है। तो किडनी एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है, लेकिन किडनी के डिजीज जो है वो कॉमन है। और किडनी के डिजीज में एक खास बात यह भी एक नोटिस करने वाली है कि किडनी के डिजीज का सिम्टम जो है वो क्लियर कट प्रकट थोड़े कम होते हैं। बहुत बार हम किडनी के लक्षणों को दूसरे लक्षण समझकर उसको इन जनरल ट्रीटमेंट उनका करते रह जाते हैं। किडनी के पेशेंट किडनी की बीमारी इंसिडेंटली पकड़ में आती है कि अपना वो कोई जांच करवा रहे हैं तो पता चला कि किडनी भी गड़बड़ है, या प्रॉब्लम जब ज़्यादा बड़ी हो गई तब किडनी की बीमारी पता चलती है। खासकर डायबिटीज़ के पेशेंट में और बीपी के पेशेंट्स में किडनी की बीमारी हमारे शरीर में जो होती है उसका 2 कॉमन कारण, वैसे तो कारण कई सारे हैं, एक डायबिटीज एक बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण डायबिटीज है, उसके अलावा उसके बाद ब्लड प्रेशर है और भी कई सारे कारण हैं। लेकिन किडनी डिजीज में हम जो ये एडल्ट में होने वाले किडनी डिजीज की जो बात कर रहे हैं, उसके अलावा बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है जिसमें यूरिन का लॉस होता है, यूरिन में प्रोटीन का लॉस होता है, स्टोन की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। अब स्टोन में भी इन्फेक्शन हो सकता है, स्टोन प्लस इन्फेक्शन, या इन्फेक्शन सिर्फ अपने आप में हो सकता है। अब इन्फेक्शन सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर के यूरिन के रास्ते में हो या किडनी में पीछे हो, और पीछे किडनी में अगर स्टोन है, किडनी स्टोन और ब्लैडर स्टोन 2 अलग चीज हो गई। किडनी स्टोन अगर ज़्यादा लंबे समय तक रहता है तो बैक प्रेशर से किडनी पे भी उसका प्रभाव जाता है, जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। तो रोग तो किडनी के कई सारे हैं। हमें समझना चाहिए किडनी के लोकेशन को, हमारे शरीर में किडनी कहाँ पर है। पहले तो बात है कि 2 किडनी है, फिर उसका लोकेशन कहाँ पर है। किडनी जो है ना वो हमारे पीछे की तरफ से वो ज़्यादा नज़दीक है। अगर किडनी को हमें छूना हो, जो भी किडनी का ऑपरेशन होता है तो पेट से किडनी को नहीं अप्रोच किया जाता, पीठ की तरफ से किया जाता है, क्योंकि पीठ की तरफ से किडनी ज़्यादा नज़दीक है। मेडिकल में एक वर्ड होता है रेट्रोपेरिटोनियम। पेरिटोनियम हमारे पेट के अंदर एक मसल का लेयर होता है, तो पेरिटोनियम के पीछे होता है वो किडनी, और इसके कारण वो अपनी जगह पे फिक्स होता है। जो लीवर है, जो पैंक्रियाज है, ये सारे ऊपर नीचे होते रहते हैं हमारी सांस के साथ, वो उसका वर्टिकल मूवमेंट है। लेकिन किडनी अपनी जगह पर फिक्स होती है। किडनी में वर्टिकल मूवमेंट, सांसों के साथ वर्टिकल मूवमेंट नहीं होता। किडनी दूसरा ऑर्गन से इस तरह से अलग है, रेट्रोपेरिटोनियम, पेरिटोनियम के पीछे होने की वजह से। तो किडनी का जो लोकेशन है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जो अगर हम हाथ को अगर अपने साइड में जब लटकाते हैं तो हमारी कोहनी जहां पर आती है उस लेवल पे ये 2 किडनी है, और ये दोनों किडनी एक लेवल पे नहीं है, ये ऊपर नीचे होती है। खैर, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है प्रैक्टिकल लेवल पे। बाएं किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। हमारा जो रिब केज है, जो हमारे फेफड़े को कवर करने वाला हमारे रिब केज है, पसलियां, उन पसलियों के पीछे किडनी होती है।
जो लास्ट का 2 पसली है जिसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं मेडिकल में। फ्लोटिंग रिब्स मतलब कि वो एक तरफ से ही जुड़ी होती है, आगे वो जुड़ी हुई नहीं है, वो हवा में होती है। तो फ्लोटिंग रिब्स, 11th रिब्स और 12th रिब के पीछे ये किडनी है। लोकेशन हमें क्यों जानना चाहिए? लोकेशन हमें इसलिए जानना चाहिए कि अगर हम मेडिटेशन, जब हम यहाँ पर थेरेपीज की बात करेंगे, तो मेडिटेशन के बाद अगर हमें टच थेरेपी करनी हो, हमें हाथ रखकर ऊर्जा भेजनी हो, तो हम ऊर्जा को भेज सकते हैं अगर हमें उसका लोकेशन पता हो तो इसलिए लोकेशन को हमें जानना चाहिए। हर एक ऑर्गन का एक, हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें ऑर्गन का लोकेशन तो पता होना ही चाहिए कि ये ऑर्गन कहाँ पे है। लोकेशन के बाद हम किडनी के फंक्शन को समझें, किडनी काम क्या करता है, क्योंकि किडनी बीमारी हो रही है, तो जब बीमारी होती है तो हम कंसर्न होते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को एजुकेट करें, हमें हेल्थ के बारे में अगर हम अपनी जानकारी बढ़ाएं, तो क्या क्या काम करता है उस बीमारी, उससे रिलेटेड ही कुछ कुछ आ सकती है। किडनी का काम मुख्य रूप से तो हम जानते हैं कि वो यूरिन को बनाता है। यूरिन क्या है? ब्लड को छानता है। ब्लड को छानने के बाद जो अननेसेसरी वाटर, और वाटर में जो अननेसेसरी ऐसे कंपाउंड है जिसको बॉडी की जरूरत नहीं है, उसको वेस्ट प्रोडक्ट को वो शरीर से बाहर निकालता है। तो ये तो कॉमन सी बात लगती है, हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, अननेसेसरी प्रोडक्ट को बाहर निकालना। लेकिन वो पानी में घुल कर जाएगा, तो पानी भी बाहर जा रहा है। यानी कि जब हम पानी पीते हैं, हमारे ब्लड में पानी है, हमारी बॉडी में 70% पानी है। अब ये पानी का प्रॉपर रेशियो मेंटेन करना है। किसी दिन पानी हम कम पी रहे हैं, किसी दिन हम ज़्यादा पी रहे हैं, किसी दिन हम फूड में ऐसा फूड ले रहे हैं जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। जैसे अगर हम फल खाते हैं तो ज़्यादातर फल में पानी काफ़ी मात्रा में होता है। इसीलिए जो लोग फल खाते हैं, जो लोग फलाहारी होते हैं, उनको पानी रिलेटिवली कम पीने की ज़रूरत है। अगर आप फल नहीं खाते हैं, सिर्फ आप अनाज खाते हैं, तो आपको पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है। कितना पानी पिए, इस पर अलग अलग मंतव्य आते हैं अलग अलग विद्वानों के। हमें साइंस पे जाना चाहिए, मैकेनिज्म पे जाना चाहिए कि पानी की ज़रूरत किसको है। अगर आप फलाहारी हैं तो पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप फल नहीं खाते हैं, सिर्फ अनाज खाते हैं, तो पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो पानी को छानना, ब्लड को छानना बेसिकली वो एक काम है। अब कितना पानी है, कितना पानी कम है तो ब्लड गाढ़ा होगा, ज़्यादा पानी है तो वो पतला होगा। तो ऑस्मोलिटी, उसकी घनत्व को प्रॉपर मेंटेन करता है हमारी किडनी। ना तो वो ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा होने देता है, ना ज़रूरत से ज़्यादा पतला होने देता है। वो कंटिन्यूअस बेसिस पर चेक करते रहता है, एसेस करते रहता है और चेक करते रहता है। तो ये किसके बेसिस पे होता है? ये इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पे होता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ये सभी इलेक्ट्रोलाइट हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब उसके ऊपर चार्ज होता है। ये केमिस्ट्री की बात थोड़ी सी आ जाती है। सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। कैल्शियम प्लस, लेकिन क्लोराइड है वो निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स है, उस पर माइनस निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज का मतलब ये नहीं कि वो शरीर के लिए निगेटिव फूड है, वो भी चाहिए, वो बैलेंस चाहिए। हमारे शरीर में जो भी नर्व कंडक्शन होते हैं वहाँ पे तो इलेक्ट्रोलाइट का बहुत रोल है। जो हमारे सिग्नल जाते हैं ब्रेन से, तो इलेक्ट्रोलाइट का ही रोल है वहाँ पर। तो इलेक्ट्रोलाइट की कमी से भी प्रॉब्लम हो जाती है। जब मैं हॉस्पिटल में काम करता था, इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना, खासकर आईसीयू के पेशेंट में, बेड रिडन पेशेंट में तो बहुत जरूरी है। अगर चलता फिरता आदमी है, जब हम हॉस्पिटल में पेशेंट को मैनेज करते हुए बात समझ में आ गई थी, अगर कोई पेशेंट चल फिर रहा है, खुद से पानी पी रहा है, खुद से यूरिन कर रहा है, तो उसके व्यक्ति में इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉब्लम नहीं होती है। जब कोई बेड रिडन पेशेंट है, हम उसको सलाइन से पानी चढ़ा रहे हैं, उसके यूरिन को मेजर कर रहे हैं, कितना यूरिन हुआ, ऐसे पर्सन, बेड रिडन पर्सन में, आईसीयू के पेशेंट में ही इलेक्ट्रोलाइट की एबनॉर्मलिटीज होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करना ये भी किडनी का काम है। पीएच, एक पीएच लेवल होता है कि कितना एसिड और कितना अल्कालाइन होगा। हमारे ब्लड का पीएच 7.4 होता है, और इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी
ब्लड के माध्यम से ही पूरी बॉडी में कोई भी चीज कहीं से पहुंचती है। अगर उसका पीएच थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो तो हमारे पूरा शरीर का फंक्शन गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर 0.2 भी डिफरेंस आ जाए तो आप हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, और उससे ज़्यादा हुआ तो फिर राम नाम सत्य हो जाएगा। पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच, नॉर्मल पीएच को मेंटेन करना, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारी किडनी की होती है। वाटर, पानी को छानना, ब्लड के घनत्व को मेंटेन करना, और घनत्व से ही हमारा ब्लड प्रेशर होगा। जो हमारा ब्लड प्रेशर कम और ज़्यादा होता है उसमें किडनी का भी रोल है, हार्ट का रोल है और किडनी का रोल है। पीएच को मेंटेन करना, इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना। इसके अलावा लॉन्ग टर्म किडनी का काम होता है विटामिन डी। जो विटामिन डी हम सन की रोशनी से लेते हैं उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किडनी का होता है। और विटामिन डी से हमारा कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म जुड़ा है। कैल्शियम आप सभी को पता है, कैल्शियम की कमी से हड्डियां हमारी कमजोर होती हैं। कैल्शियम हमारे शरीर में कितना रहे वो विटामिन डी पर निर्भर करेगा, और विटामिन डी एक्टिव रहे, एक्टिव फॉर्म में बनता रहे, ये किडनी पर निर्भर करेगा। यानी कि कैल्शियम को हमें चाहिए तो हमें किडनी को अच्छा रखना होता है। इसके साथ ही साथ हमारे खून में जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, आरबीसी, उसके प्रोडक्शन में, उसके मेंटेनेंस में भी किडनी का रोल होता है। तो किडनी बहुत सारे काम कर रहा है। किडनी एक हार्मोन प्रोड्यूस करने वाला इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। इंडोक्राइन ग्लैंड जनरली हम समझते हैं कि थायराइड है, पैंक्रियाज है, हमारे ब्रेन में पीनियल है, पिट्यूटरी है। किडनी भी हार्मोन बनाता है, इरिथ्रोपोइटिन, आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए, एंजियोटेंसिन ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए। और किडनी के पास में ही ऊपर में एड्रिनल ग्लैंड है, और यूरिनरी ब्लैडर के पास में प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो उनके बारे में भी हम थोड़ा समझ लेंगे। एड्रिनल ग्लैंड एल्डोस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करता है। एल्डोस्टेरॉन को रेगुलेट करने के लिए किडनी रेनिन एंजाइम को रिलीज करता है। तो परस्पर संतुलन बनाए रखने के लिए, चेक करने के लिए, अगर कोई एक गड़बड़ करे तो दूसरा ठीक करता है। हमारे पूरे शरीर में ना प्रकृति ने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है कि अगर कोई थोड़ा बहुत अपना काम ऊपर नीचे कर रहा हो तो दूसरा तुरंत उसे कंपेंसेट करता है, तुरंत उसको बोलता है ये ठीक करो। जब प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है तब हमारे शरीर में लक्षण होते हैं, नहीं तो लक्षण तुरंत नहीं आते। अगर थोड़ा बहुत होता है तो हमारी बॉडी उसको तुरंत बैलेंस में लाती है। बैलेंस में लाने की प्रक्रिया को बोलते हैं होम्योस्टेसिस, इक्विलिब्रियम, संतुलन। संतुलन बिगड़ जाता है तो फिर हमें अलग अलग समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो हमें किडनी की जो समस्या मेनली जो होती हैं वो इस असंतुलन की वजह से होती जी। हैं। सर, आपसे समझना चाहूंगी कि जो किडनी है उससे बहुत सारी समस्याएं जैसे कि होती ही हैं, तो यूरिन की प्रॉब्लम भी काफी लोगों में देखी जाती है। Yes. जैसे कि ल्यूपस जो लोगों में होता है, जो प्रॉब्लम होती है, तो उनको जो यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा जा रही होती है। तो इसको आपसे समझना चाहूंगी, इसको किस तरह से इसको आसान शब्दों में कैसे समझें? देखिए, ल्यूपस एक सिंड्रोम है। जी। हमने पहले भी इस पर बात की थी। सिंड्रोम उस बीमारी को कहते हैं जिसमें कई सारे हमारे ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, कई सारी बीमारियों का ये जोड़ है। ल्यूपस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इम्यूनिटी डिस्टर्ब हुई है, जी। उससे उसका प्रभाव जॉइंट से पड़ता है, लीवर पे पड़ता है, किडनी पे पड़ता है, स्किन पे पड़ता है, हमारे कई सारे ऑर्गन पे पड़ता है। अब किस व्यक्ति के अंदर कितना इन्वॉल्वमेंट है ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग ढंग से प्रकट होगा। तो हमें सिर्फ किडनी के लिए कंसर्न नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ लीवर के लिए कंसर्न नहीं होना चाहिए, हमें इस बात पे जानना चाहिए कि इम्यूनिटी डिस्टर्ब हुई है। बेसिक रीजन इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को मेडिकल में इसका इलाज नहीं है, लेकिन एनर्जी मेडिसिन में और माइंड बॉडी मेडिसिन में, यहाँ पर आध्यात्मिक चिकित्सा में हम एनर्जी की काफी बात करते हैं कि अपने नाड़ियों को और चक्रों को हम कैसे संतुलित करें। हम माइंड की बात करते हैं कि हमारे सोचने का ढंग कैसा हो, और उसके अलावा ध्यान आध्यात्मिक चिकित्सा भी है। तो एनर्जी मेडिसिन में हार्ट चक्रा बैलेंस होगा तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को हम ठीक कर सकते हैं।
फिजिकल लेवल पे अगर हम टॉक्सिन बाहर निकाल दें अपने शरीर से, डिटॉक्स करें, अच्छे से डिटॉक्स करें, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को ठीक किया जा सकता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर प्रैक्टिकली लाइलाज नहीं है, मेडिकली लाइलाज है, मेन स्ट्रीम मेडिकल में इसका इलाज नहीं है। लेकिन अगर हम समझते हैं हृदय चक्र को, अगर हम समझते हैं अपने मन के संतुलन को, मन के सकारात्मक रहने को, अगर हम समझते हैं डिटॉक्स करने को, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को भी हम ठीक कर सकते हैं। सर, तो जो ल्यूपस से जो जूझ रहे हैं जो मरीज, क्या वो भी डिटॉक्स ले सकते हैं? 100% बिल्कुल जरूरी है, कंपलसरी है। विदाउट डिटॉक्स लिपस ठीक नहीं होगा। तो किस तरह से उनको डिटॉक्स लेना चाहिए? उनको कैसे डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि काफी सारे मेथड होते हैं। डिटॉक्स पे तो हमने पूरा एपिसोड हमारा अवेलेबल है 1 घंटे का, वो देख सकते हैं। मुख्य बात है फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, मिलेट डाइट, सूर्यास्त के बाद भोजन कम करना, नहीं करना। सर, लेकिन क्या होता है ना कि काफी सारे वर्किंग भी लोग होते हैं, तो उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है कि सूर्यास्त के बाद तो ना हम करें। लाइट लें, हम सूप लें, जी। हम सीरियल का चीज कम लें, हम सब्जी खा लें। सब्जी खा लें या फिर फ्रूट्स भी कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ, फ्रूट्स में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि फ्रूट्स दोपहर में ज़्यादा अच्छा है। अगर ऐसा माइंडसेट नहीं है फिर तो ले सकते हैं, लेकिन अगर ये माइंडसेट है कि फ्रूट्स रात में कैसे, तो फिर सब्जी तो आराम से ले सकते हैं। आप सब्जी को बॉयल करके ले सकते हैं, सब्जी का सूप ले सकते हैं, या आप लिक्विड डाइट पे जा सकते हैं, मिलेट का खमीर ले सकते हैं। ल्यूपस के अलावा हम बाकी रोगों के बारे में भी देखें। जी। बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, बड़ों में स्टोन होता है, जनरली यही है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यूरिन में प्रोटीन एक्स्ट्रा जाता है, और प्रोटीन का जब लॉस हो तो बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी। सबसे पहले स्वेलिंग एंकल पे आती है और आंखों के किनारे आती है, हमारा पफ्फी आईज हो जाता है। तो एंकल में स्वेलिंग आ रही हो या आंखों के आसपास पफीनेस हो रहा हो, तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, कहीं किडनी तो गड़बड़ नहीं है। हम ब्लड चेक टेस्ट करवा सकते हैं, KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट पर के अलावा हम किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को चेक कर सकते हैं। यूरिन में प्रोटीन जा रहा हो, उसकी पहचान है कि जो यूरिन होता है वो फोमी हो जाता है, उसमें बबल्स बनने लगते हैं। यूरिन जब वॉशरूम में निकल रहा हो तो उस समय हम देखें क्या उसमें बबल्स बन रहे हैं, फोमी है, ये एक इजी ढंग है पहचान करने का। वैसे तो हम टेस्ट करवा सकते हैं यूरिन टेस्ट, लेकिन उससे भी पता चलता है, लक्षण लगे तो फिर हमें टेस्ट कराना चाहिए। किडनी के बाकी सिम्टम्स भी थोड़ा हम समझ लें। हमें टायर्डनेस हो सकती है, वैसे टायर्डनेस बहुत स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, दूसरे ऑर्गन्स की कमजोरी हो पे भी टायर्डनेस हो सकता है। श्वास की तकलीफ इसका थोड़ा एक यूनिकनेस है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस स्टेट में होता है। अर्ली किडनी डिसऑर्डर में सांस की तकलीफ नहीं होगी। एडवांस स्टेज में जब किडनी डिजीज पहुंच गई है तब सांस लेने में तकलीफ होने लग जाएगी। अब सांस लेने का जो है वो तो हमारा लंग सांस लेता है, लेकिन एनर्जी मेडिसिन कहता है कि किडनी की एनर्जी लंग में जाती है, उस एनर्जी की वजह से हम सांस लेते हैं। तो इट इज बेसिकली किडनी जिसकी वजह से हम श्वास ले पा रहे हैं। तो अगर श्वास की तकलीफ हो, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो, तो किडनी पर काम करने की जरूरत है। हमें टायर्डनेस होता है, वेट लॉस भी होता है। बहुत सारे किडनी के पेशेंट्स में वेट लॉस देखा जाता है। अगर प्रोटीन लॉस हो रहा है तो वेट बढ़ सकता है स्वेलिंग की वजह से, लेकिन अगर CKD, क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर, क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं तो उसमें वेट लॉस की भी समस्या बहुत देखी जाती है। सर, लेकिन जो एक तो क्रोनिक किडनी डिसीज होता है और एक एक्यूट किडनी डिसीज होता है, तो इन दोनों में क्या अंतर होते हैं, ये समझना चाहूंगी। एक्यूट देखिए पेशेंट को के लिए तो ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ ये मेडिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्यूट मतलब जो चीज़ अभी कुछ दिनों में डेवलप हुई है। ये बहुत बार हम जो मेडिसिन खाते हैं, इंडिया में ये ट्रेंड है कि हम खुद से मेडिसिन जाते हैं दवा दुकान पे और ले लेते हैं और खाते रहते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोग पेन में जो मेडिसिन हाँ, लेते हैं उनसे भी किडनी पर असर होता है। पेन, हर एक मेडिसिन का असर लीवर पे होता है, और जो पेन वाली मेडिसिन है उसका असर लीवर पे और किडनी पर दोनों पर होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म,
हमारा शरीर दवाओं को पसंद नहीं करता। हम दवा खाते हैं, उसको शरीर से तुरंत वो बाहर निकालना चाहता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को देखते हुए कितना किडनी या लीवर के केस में लीवर उसको बाहर निकाल देगा, उस प्रोपोर्शन में एक्स्ट्रा डोज दिया जाता है। तो जो किडनी निकालने का काम कर रहा है और हमको मेडिकली हम सोच रहे हैं कि दवा तो पहुंचानी है, तो हम ज़्यादा डोज देते हैं तो किडनी पर असर आता है। इससे भी पेन किलर मेडिसिन अगर लंबे समय तक कोई व्यक्ति लेता है तो उससे भी हमारी किडनी फेल होती है। CKD क्रोनिक किडनी डिसीज हो जाती है। CKD और फेल्योर एक ही बात है। तो एक्यूट और क्रोनिक फेल्योर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हमें ये समझनी है कि हमें अपने किडनी की ध्यान रखने की जरूरत है। हम अपने हमारे हेल्थ में माइनर चीज भी गड़बड़ होती है तो हम उसको लाइटली ना लें। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, अगर आपको सांसों की तकलीफ हो रही है, अगर आपका वेट कम या ज़्यादा हो रहा है, देखिए जो हाइट होती है, जो एज होता है, उस अनुसार एक वेट का एक रेंज है। सभी व्यक्ति को पता है कि वो व्यक्ति पतला है या मोटा है। अगर वेट ज़्यादा है तो वेट को कम करने की कोशिश करें। एक्स्ट्रा वेट बॉडी के लिए बर्डन है। लीवर को, हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और वो हमारे डिजीज को मास्क करता है, छुपा लेता है, पता देर से चलता है। अगर वेट ज़्यादा है तो किडनी की डिजीज लेट से पता चल सकती है। वैसे वेट ज़्यादा होना स्प्लीन का वीकनेस है, हमें अपने स्प्लीन पे, पैंक्रियाज पे काम करना है। वेट कम हो रहा है तो ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। किडनी कैंसर नहीं, हर कैंसर में वेट का कम होना और भूख का कम होना एक कॉमन फैक्टर है। किडनी कैंसर में भी, प्रोस्टेट कैंसर भी बहुत कॉमन है। हम इसको समझें। पता तो ऊपर से तो स्पेसिफिक कोई रीजन नहीं है। जब यूरिन की प्रॉब्लम हो रही हो, उसकी फ्रीक्वेंसी में उसकी हेजिटेंसी होती है, कंप्लीट इवैक्यूएशन नहीं हो पाता है, लगता है थोड़ा देर में पेशाब आएगा, बाथरूम जाते हैं, पेशाब नहीं आता है या बहुत कम आता है, तो ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है। ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम मेंटेन रहे तो ये कैंसर का भी रूप लेती है और कैंसर डायरेक्ट भी हो सकता है। किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम BPH, बिनाइन प्रोस्टेट मेगैली ना भी हो तो भी कैंसर हो सकता है। हर तरह के कैंसर में वेट का कम होना और भूख का कम होना ये एक कॉमन फैक्टर होता है। कैंसर की कंडीशन में यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। जब यूरिन में ब्लड आता है तो एक डॉक्टर का दिमाग सबसे पहले यही जाता है कि कैंसर को रूल आउट करना की जरूरत है। वैसे कभी कभी पेशाब में खून UTI, सीवियर UTI की वजह से भी आ सकता है। वैसे हर UTI में ब्लड में खून नहीं, यूरिन में खून नहीं आता है, लेकिन कभी कभी उसके कारण भी ब्लड आ सकता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि यूटीआई के द्वारा भी आ सकता है, यूटीआई की वजह से भी आ सकता है, जी। तो यूटीआई क्या है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जी। यूरिन का जो ट्रैक है, किडनी यूरिन को बनाती है ब्लड से छानकर, फिर वो जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है, पेशाब की थैली, और यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है। और जब यूरिनरी ब्लैडर रीजनेबल भर गया तो बॉडी को अर्ज होता है कि अब यूरिन को बाहर बॉडी से निकालना है, तो हमें पेशाब लगता है और फिर हम वॉशरूम में जाके ब्लैडर को खाली करते हैं। तो अब ये यूरिनरी ब्लैडर से जो हमारा एक्सटर्नल यूरिन निकल रहा है उसके बीच में जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको UTI कहते हैं। अब ये UTI जनरली तो UTI यूरिनरी ब्लैडर से एक्सटर्नल यूरिनरी ऑपरेट जहाँ से यूरिन बाहर आ रहा है वहाँ तक इन्फेक्शन की बात है। लेकिन कभी कभी अगर इन्फेक्शन को हम इग्नोर करते रहें तो ये इन्फेक्शन ऊपर किडनी तक भी जा सकता है। इन्फेक्शन जब होगा तो जनरली इरिटेशन होता है ना, बर्निंग सेंसेशन होता है यूरिन के रास्ते में, यूरिन के बाद या यूरिन के दौरान। बर्निंग सेंसेशन के साथ साथ कभी कभी फीवर भी आ सकता है। वैसे हर एक UTI में जरूरी नहीं है कि फीवर आए ही, लेकिन अगर फीवर भी आ रहा है फिर तो ये कंफर्म है कि इरिटेशन है तो UTI है। कम पानी पीने की वजह से भी कभी कभी इरिटेशन लग सकता है। तो अगर इरिटेशन फील होता है यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरिन करते वक्त या बाद में, तो पानी ज़्यादा पीकर देखना चाहिए। अगर उससे ठीक हो जाता है,
माइनर इन्फेक्शन कभी कभी ज़्यादा पानी पीने से भी फ्लश आउट हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा पानी पीने से भी अगर बना हुआ है तो हम हाइजीन पर ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर फीवर हो गया फिर तो ये कन्फर्म है कि यूटीआई है। और कभी कभी ब्लड भी आ सकता है, ब्लड आने पर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, कभी भी ब्लड आता है कहीं हमारे हमारे शरीर के किसी भी ऑरिफिस से, छेद से, चाहे नाक से आए, कान से आए, मुंह से आए, पैखाने के रास्ते से आए या यूरिन के रास्ते से आए, ब्लड अगर आए तो हमें तुरंत उस पर चेक कराना चाहिए कि ये क्या है, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए ना। ये कोई डिजीज का, ये कैंसर, किसी भी तरह के कैंसर का इंडिकेटर हो सकता है या कोई दूसरे प्रॉब्लम से जिसका अर्ली मैनेजमेंट करना जरूरी है। बहुत लोग ना अपनी कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं, ब्लड आने को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। वैसे किसी को भी इग्नोर ना करें। अगर आपको थकान लग रही है तो अपनी नींद पर काम करें। देखिए, जो भी हम इतनी बीमारी के बारे में समझ रहे हैं, अगर हमारा भोजन ठीक हो, अगर हमारी नींद ठीक हो, अगर हमारे माइंड में स्ट्रेस नहीं हो, ये सिर्फ बेसिक हम 2-3 बातों का ध्यान रखें तो हमारे शरीर में ना रोग नहीं आ सकता। हम चीजों को ग्रांटेड लेते हैं। अपनी प्रकृति ने नींद को दिया है, लेकिन हमको लगता है कि जब नींद आएगा तब सो जाएंगे, तब तक व्हाट्सएप चला लो, अभी इंपॉर्टेंट बात है बात करना ना। व्हाट्सएप रात में नहीं चलाना चाहिए। इनफैक्ट 9 बजे के बाद कम कर दें और 10 बजे के बाद तो बिल्कुल भी ना करें। अगर किसी को जरूरी होगा तो कॉल करेंगे, अगर कॉल पर बात होती है तो रात 10 बजे के बाद अपना वाईफाई और मोबाइल डेटा ऑफ कर देना चाहिए। अगर हम इतना करने लग जाए ना तो हमारे हम हेल्दी होने लग जाएंगे, क्योंकि हमारी नींद अच्छी होगी। नींद डिस्टर्ब होना हमारी किडनी और हर एक डिजीज का कारण है, और नींद डिस्टर्ब हो ये एक लक्षण भी है किडनी का, है ना। वैसे हमारे हार्ट के इफेक्ट होने से भी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन हमारा हार्ट और किडनी काफी हद तक जुड़ा हुआ है। एनर्जी मेडिसिन में, चाइनीज मेडिसिन में जो किडनी की नाड़ी है उसका जो चाइनीज नाम है और हार्ट की जो नाड़ी है, दोनों का नाम एक ही है, शाओ इन। ये चाइनीज नाम है। एनर्जी मेडिसिन का काफी डेवलपमेंट चाइना में हुआ है, एंसेंट चाइना में। अभी मॉडर्न चाइना में तो वहां भी काफी ज्यादा एलोपैथी का ही बोलबाला हो गया है। तो किडनी का केयर करते समय हमें अपने हार्ट का भी केयर करना जरूरी है, और सभी के केयर करने में अपने लक्षणों को पहचानते हुए अगर कोई भी यूरिन की समस्या हो, हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत उसका केयर करना शुरू कर दें। पानी कितना पीना है, अगर हम फल लेते हैं तो पानी ज़्यादा पीने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अनाज ही सिर्फ लेते हैं तो पानी हमें ज़्यादा पीना चाहिए। अपने भोजन को समय से खाना चाहिए। भूख लगे तो हम भोजन करें, जो सिर्फ ज़्यादा भोजन नहीं करें। एक बड़ा गलत कंसेप्ट दुनिया में फैला हुआ है कि ज़्यादा खाना खाने से एनर्जी आती है। मैं मेरठ में एक आश्रम में गया था, उन्होंने किताब निकाली हुई है, फूड इज ए नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी। और ब्रदरियन कम्युनिटी में ये अध्यात्म की थोड़ी बड़ी बात है। बहुत सारे ऐसे योगी हैं, ऐसे मेडिटेटर हैं जो प्राण ऊर्जा होती है, जो योग में हम प्राण ऊर्जा की बात करते हैं, जिसको हम श्वास के माध्यम से लेते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हम अपने प्राणों को संतुलित करते हैं और प्रकृति में जाकर, पेड़ पौधों के पास जाकर उस प्राण ऊर्जा को अपने शरीर में अधिक लेते हैं। उस प्राण ऊर्जा पर बहुत सारे लोग जी रहे हैं। मैं भी खुद कई ऐसे योगियों से मिला हूं। तो प्राण ऊर्जा के महत्व को हमें समझने की जरूरत है। जो अभी तक हमारी सोसाइटी में पॉपुलर हुआ है मेडिकल के कारण, और मेडिकल जो है ज्यादातर पॉपुलर हुआ है फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा। हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं, और डॉक्टर जो है वो एलोपैथी में जो सिलेबस है बस उसको पढ़ता है, और सिलेबस को डिक्टेट कौन करता है? फार्मास्यूटिकल कंपनी, उस पर्पज से कि जिससे मेडिसिन ज्यादा बिके। दवाई में स्वास्थ्य नहीं है, हमें यह समझने की जरूरत है। स्वास्थ्य जो है वो हमारे लाइफ स्टाइल में है, हमारे ऊर्जा में है, हमारे जीने के तरीके में है। रोग आता है, हम तो पहले सजग रहें, आने ना दें। प्रिवेंशन के लिए हम अलर्ट रहें। प्रिवेंशन के लिए हमें अपनी नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन में तनाव नहीं आने दें। हम वैसा काम ना करें, वैसा प्रोफेशन ना अपनाएं जिसमें तनाव आता है। भले 2000-5000 कम कमाएं,
लेकिन वैसे उस प्रोफेशन में जाएं जिसमें तनाव नहीं है। वैसे अगर हम जीवन में ध्यान को अपनाते हैं तो तनाव यूं ही कम हो जाता है। बिल्कुल। मेडिटेशन करने से हम शांत रहते हैं, शांत रहेंगे तो तनाव नहीं है। अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं तो तनाव ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मेडिटेशन करते हुए भी तनाव रहे फिर तो अपना प्रोफेशन चेंज करना ही चाहिए। डू व्हाट यू लव। तनाव से मुक्त रहेंगे तो नींद अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी तो हमारी नेचुरल हीलिंग, हर रात में जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी की इंटरनल हीलिंग होती है। प्रकृति ने ऐसी सुंदर व्यवस्था बनाई हुई है। हम नींद के घंटों को कम कर देते हैं। 7 से 8 घंटे की नींद तो पुरानी रूप से बताई गई है। लाइफ स्टाइल मेडिसिन में यह बात आती है। 2012 में टीलोमियर के लिए नोबेल प्राइज मिला। एलिजाबेथ ब्लैकबर्न जिनको नोबेल प्राइज मिला, वो अपनी टीलोमियर इफेक्ट बुक में ये बात लिखती हैं, एक व्यक्ति को 7 घंटे से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अब अगर हम ध्यान में बैठ रहे हैं 1 घंटे या 2 घंटे तो हम उसको उसमें रख सकते हैं। मेडिटेशन प्लस स्लीप ये 7 घंटे से 8 घंटे की होनी चाहिए। अगर ये कम है तो फिर हमारी लाइफ में स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेस को हम बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। हम अपने पल्स रेट को और ब्लड प्रेशर को मेजर करें। जब दिमाग में टेंशन आता है तो सबसे पहले हमारा पल्स रेट बिगड़ता है। अगर हमारा पल्स रेट 70 से 80 के बीच में है तो ये एक जनरल इंडिकेटर है कि सर मन में तनाव नहीं होगा। वैसे ये बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन संभावना कम हो जाती है कि आपके जीवन में तनाव हो। तनाव होता है तो हार्ट पे लोड आता है, और हार्ट पे लोड आता है तो हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमारा पल्स रेट 80 से बढ़ जाता है। रेस्टिंग कंडीशन में हमारा पल्स रेट 70 से 80 के बीच में होना चाहिए। क्योंकि ये इनसाइट मेडिकल सिस्टम में नहीं है। वहाँ तो 100 से अधिक जब हो जाता है तब बोलते हैं कि टैकीकार्डिया के लिए आपको दवा खानी है। 80 से ज़्यादा होता है तो फिर कुछ करते ही नहीं, और टैकीकार्डिया के लिए दवा खाकर भी बहुत ज़्यादा रिलीफ तो होता नहीं है। पल्स रेट ज़्यादा है, अपना पल्स रेट आप चेक करें। पल्स ऑक्सीमीटर तो सब घरों में आ गया है। नहीं पल्स ऑक्सीमीटर है, आप खुद से अपना हाथ अपनी नाड़ी पे रखें और आधे मिनट के लिए काउंट करें। मोबाइल में, एंड्रॉयड फ़ोन में, आईफोन में ऐप भी आते हैं, उस ऐप के माध्यम से भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। आपका पल्स रेट 70 से 80 है तो एक है कि आपके मन में तनाव तो ज़्यादा नहीं होगा। अगर 80 से ज़्यादा है पल्स रेट तो आपको योग मुद्रा करने की सख्त ज़रूरत है। नहीं है, नहीं कर रहे हैं तो आपके जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई तनाव किसी न किसी बीमारी के रूप में, किडनी की बीमारी के रूप में या हार्ट की बीमारी के रूप में आएगा ही। मतलब दूसरे ऑर्गन का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ तो वो नहीं है, क्योंकि आज किडनी टॉपिक है इसलिए किडनी की बात ज़्यादा है। स्ट्रेस से ही हमारे शरीर में रोग आता है। सभी बीमारियों का मूल कारण स्ट्रेस है। स्ट्रेस के बाद दूसरा कारण है अपनी नींद को हम प्रॉपर नहीं लेते, नींद को हम कम वैल्यू देते हैं। धनुष बाण के मामले में कहा जाता है कि अगर हम धनुष बाण पीछे करते हैं तब वो आगे जाता है। नींद के मामलों में ही समझिए कि अगर आप प्रॉपर रेस्ट लेते हैं तब आप दिन के समय अच्छा काम कर पाएंगे। आपको लगता है ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे, नहीं। आप जो 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हैं उसी में अगर आप इफिशिएंटली काम करते हैं तो आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी। और इफिशिएंटली काम कैसे करेंगे? जब आपने प्रॉपर रेस्ट लिया हुआ है। रात में आप मोबाइल चला रहे हैं, अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि जर्नी में जब मेट्रो में बैठी हूं मैं तब मैं अपनी नींद पूरी कर लूंगी, ट्रैवल में अपनी नींद कंपनसेट करेंगे, लंच ब्रेक में 10 मिनट के लिए सो जाएंगे। जब आपका ये एटीट्यूड है कि मैं किसी तरह से अपनी नींद को पूरी कर लूं तो आप अपने शरीर के साथ अत्याचार कर रहे हैं। इस अत्याचार के लिए कोई कोर्ट आपको पनिशमेंट नहीं देगी, लेकिन नेचर, आपकी नेचर के द्वारा जो हीलिंग होती है वो हीलिंग नहीं हो पाएगी तो प्रॉब्लम कभी ना कभी कोई शुरू हो जाती है। मन का स्ट्रेस, शरीर की नींद के बाद है हमारा भोजन। हम भोजन कैसा करें? फल, सब्जियां, मिलेट, इस सीक्वेंस में सबसे बेस्ट फूड। फल सबसे बेस्ट फूड है। देखिए भोजन हम किस लिए करते हैं? प्राण ऊर्जा के लिए। तो प्राण ऊर्जा
फल में कुछ नहीं करना, आप उसको बस धोएं और खा लें, शरीर उसको पचा लेता है। कितना वो बेस्ट फूड है, कोई कुकिंग नहीं करनी पड़ती। जब हम कुकिंग करते हैं तो हम आग के माध्यम से, मसालों के माध्यम से हम उसको शरीर के लायक बनाते हैं। फल में तो वो करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सभी तरह के फल, आप सीजनल फल पे ही जाएं। अभी जिस फल का मौसम है, फैशन के कारण जो फल अभी सीजन नहीं है फिर भी कोल्ड स्टोरेज की वजह से आ रहे हैं, उसमें मत जाएं। लोगों को लगता है कि जो फल महंगा होगा तो वो अच्छा होगा। 1 एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर्स अवे, ये बात गलत है। 1 फ्रूट एवरी डे विल कीप डॉक्टर्स अवे। आप रोज कोई एक फल खाएं, 2 फल खाएं, आपकी स्वेच्छा, 3 फल खाएं। आपको कलर पसंद है, ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि हमें वैरायटी ऑफ फ्रूट्स खाने चाहिए, 3 तरह के 4 तरह के फ्रूट्स एक दिन में खाएं, वो भी कर सकते हैं। खाएं जरूर, फल खाने पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। WHO की रिकमेंडेशन के अनुसार एक दिन में हमें 400 ग्राम का फल खाना चाहिए। और जो फल के माध्यम से थेरेपी करते हैं DIP डाइट में, वो तो कहते हैं कि 700 ग्राम तक आपको फल खाना चाहिए। फल के अलावा हम सब्जियों को कच्चा खा सकते हैं। जिन सब्जियों को कच्चा खा सकते हैं उनको खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, भिंडी है, लौकी है। लौकी को भी कच्चा खाया जा सकता है, खाकर देखिएगा, टेस्ट सही रहता है। जिन सब्जियों को हम कच्चा नहीं खा सकते उनको हम बॉयल करके या प्रॉपर सब्जी बना के खा सकते हैं। फल और सब्जी खाने पर फोकस करें। अपने जीवन में अन्न को कम करते जाएं। आप बहुत आसानी से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। रोग आ जाने पर भी ये प्रिवेंशन में भी काम करता है। और अगर रोग पता चल गया, कोई भी रोग है, UTI है, स्टोन है, CKD है, आपकी हीलिंग होने लग जाएगी अगर अनाज को कम कर देंगे तो। मिलेट्स अच्छी डाइट है। मेडिकली किडनी के लिए कहते हैं कि हमें प्रोटीन कम लेना चाहिए। सोडियम और पोटेशियम, चूंकि किडनी को इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करना पड़ता है, तो मेहनत कम करना पड़े तो अगर हम मेडिकल के सिस्टम को माने तो यस, हमें कम करना पड़ता है। नेचुरोपैथी के सिस्टम में ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको फल और सब्जियां खाने में इंटरेस्ट आ गया है, ट्रस्ट आ गया है, तो आप बिंदास खा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप परहेज लेना चाहें तो परहेज कर सकते हैं। प्रोटीन की क्वांटिटी को थोड़ा लिमिट में रखें। जब आपको अपना ट्रीटमेंट करना है CKD का या किसी किडनी के दूसरे डिजीज का। किडनी के लिए मखाना, फॉक्सनट, राजमा, ये बहुत अच्छे हैं। मखाना सफ़ेद रंग का होता है और सफ़ेद रंग के जो प्राकृतिक रूप से हैं वो हमारे लंग्स के लिए और हमारी किडनी के लिए बहुत अच्छे हैं। राजमा किडनी बीन है तो वो हमारे लिए अच्छा है। हरी सब्जियां, कॉलीफ्लावर और हरी सब्जियां हमारे लिए अच्छी हैं। हम भोजन पर ध्यान रखें। भोजन के अलावा हम ऊर्जा पर ध्यान रखें। तो सर, किडनी पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, किडनी की एक और समस्या है जो कि काफी ज्यादा अब कॉमन हो चली है। पहले कहा जाता था कि किडनी में स्टोन की समस्या एक उम्र के बाद आती है, लेकिन आजकल क्या है, युवाओं में भी किडनी स्टोन की समस्या है, बच्चों में भी किडनी स्टोन की समस्या है और वृद्धों में भी किडनी स्टोन की समस्या है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं 5 से 10 साल के, उनमें भी किडनी स्टोन की समस्या आजकल मिल जाती है। तो आपसे मैं समझना चाहूंगी कि किडनी स्टोन पहले तो क्या होता है और ये बनता कैसे है? किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम के डिफरेंट कंपाउंड्स का डिपोजिशन है। नॉर्मली हमारे शरीर में बनते रहता है और वो निकलते रहता है, लेकिन वो अगर रुक जाए तो फिर वो रुकावट बन जाता है, यूरिन को बहने में दिक्कत होती है। और रुका हुआ है जहाँ पर, जिस जगह पे, वहाँ पर फिर वो स्पाज्म क्रिएट कर देता है, मसल पेन वहाँ से रेडिएट होता है। और ये एपिसोडिक पेन होता है, मतलब अभी पेन होगा, थोड़ी देर होगा और फिर रुक जाएगा। लगातार पेन जनरली नहीं होता। और जब एपिसोडिक पेन है तो वो अचानक से जोर से पेन होता है। तो यहाँ पर हमें ये बात समझने की जरूरत है कि अगर हम पानी ठीक पीते रहते हैं तो किडनी स्टोन की समस्या जनरली नहीं होती। यहाँ पर मैं मानसिक कारणों पर आना चाहूँगा कि अगर हमारे मन के अंदर, अगर हम लाइफ इज ए फ्लो, अगर हम लाइफ को फ्लो की तरह देखते हैं, प्रवाह में रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं,
अशरक हो जाना, कई भी चीज स्टोन हमारे शरीर में आ रहा है, स्टोन क्या है कि जमाव है, जमाव की भावना जब हमारे भीतर आ रही है कि ठहरापन, रुकाव, तो वो शरीर में किसी तरह से स्टोन के रूप में या किसी दूसरे ठहराव के रूप में, ब्लॉकेज के रूप में आ रहा है। तो लाइफ एक में हम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, हमें इस कंसेप्ट को समझना चाहिए। और अध्यात्म का यही सिद्धांत है, जिंदगी एक यात्रा है और इस यात्रा में हम लगातार आगे बढ़ ही रहे हैं। बस हम थोड़ा समझे भगवान हमसे क्या चाहता है और हम उसके विल को, डिवाइन विल में, गॉड विल में अपने आप को लगा लें। कभी भी ये ना सोचें कि मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। जो ये सोचते हैं कि मैं नहीं बढ़ रहा हूँ, वो भी आगे तो बढ़ ही रहे हैं, बस उनकी गति जो है स्लो है, क्योंकि वो अपना एक्टिव कॉपरेशन नहीं दे रहे। कोई भी स्टैटिक नहीं है। आप पृथ्वी पर अपनी जगह खड़े भी हैं, कहीं नहीं चल रहे, तो भी आप पूरा सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। तो ये खैर एक कहने की बात हुई। जीवन में कोई भी रुका हुआ नहीं है, अनुभव ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो हम जीवन में आगे बढ़ने के भाव में रहें ना। तो यहाँ पर मैं एनर्जी मेडिसिन पर आना चाहूँगा। जब हम कोई समस्या है, कोई भी यूटीआई है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, सीकेडी है, यहाँ तक कि किडनी कैंसर भी है, हम सभी में एनर्जी मेडिसिन से बहुत अच्छे रिस्पॉन्स ले सकते हैं। एनर्जी मेडिसिन इनफैक्ट एलोपैथी से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि रोग का मूल कारण तो ऊर्जा और मन के तल पे है, जड़ में है। जड़ नहीं दिखती है, नहीं दिखने वाली चीज पर दिखने वाली मेडिसिन काम नहीं कर सकती। उस पर तो एनर्जी काम कर सकती है, ध्यान काम कर सकता है, अफर्मेशन काम कर सकता है। तो मैं आपको ले चलता हूँ किडनी मेरिडियन पे। किडनी मेरिडियन हमारे तलवे में शुरू होता है। K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है हमारे पैर के तलवे में, जब पैर को हम अगर मोड़ते हैं तो जहाँ पर फोल्ड बनता है, आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है, आप इसे समझ सकते हैं। अगर हम पैर पंजों को मोड़ें तो जहाँ पर थोड़ा सा एक तिकोना सा बनता है, हार्ट ऑफ सोल, तलवे का हृदय भी एक कहा जाता है इसको। इस K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट से किडनी की नाड़ी शुरू होती है और ऊपर हमारे चेस्ट तक आती है। 27 एक्यूप्रेशर पॉइंट इसमें होते हैं। K1 सबसे वैल्यूबल पॉइंट है, जो सबसे आसानी से किया जा सकता है। किडनी का कोई भी रोग हो, इस K1 पे तो हम काम कर सकते हैं। वैसे हम सबको समझ लें, K1 है, K2 है, K3, K4, K5, K6, K7, अलग अलग रोग में अलग अलग पॉइंट के काम आएंगे। K1 सब में काम आएगा। स्टोन की प्रॉब्लम है, K1 दबा के देखिए। अगर K1 दबाते हुए आपको अच्छा लगता है, और ये बहुत लोगों को लगेगा, अपना K1 आज आप पाल्पेट करके देखिएगा। नॉर्मल पर्सन भी अगर K1 अपना दबा के देखते हैं और K1 दबाते हुए उनको अच्छा लगता है, तो समझिए किडनी पर काम करने की जरूरत है। और ऐसा बहुत लोगों को है। सब क्लिनिकल प्रॉब्लम, मतलब अभी क्लिनिक की पकड़ में नहीं आए, अभी ब्लड रिपोर्ट की पकड़ में नहीं आए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एनर्जी इम्बैलेंस बहुत लोगों का हो सकता है। K1 पे दबाने पे अच्छा लगे तो आप खुद से अपना कर सकते हैं। अगर आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, यानी कि पेशाब में प्रोटीन का जाना, जिसमें बॉडी में स्वेलिंग होती है, अगर आपको CKD है, क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर, जिसमें कि यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है, अगर आपको स्टोन है, सभी रोग में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट का हमें मसाज करना चाहिए। दोनों तरफ हम मसाज करें। वैसे हमारे दोनों किडनी K1 सेम नहीं होते, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। मेल में राइट K1 यांग है और फीमेल में लेफ्ट K1 यांग है। अब इसका उपयोग हम ब्लड प्रेशर के मामले में समझ लें। लो ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो K1 का मसाज करेंगे। अब महिलाओं में लो बीपी ज़्यादा कॉमन होता है, तो अगर बाएं तरफ के लोग K1 को मसाज करेंगे तो ब्लड प्रेशर जल्दी ठीक होगा, क्योंकि बाएं तरफ का जो है वो यांग K1 है। महिलाओं के केस में, मेल में लो बीपी जनरली कम कॉमन है, लेकिन अगर किसी मेल में, किसी पुरुष में अगर बीपी कम है तो दाहिने K1 का मसाज करना चाहिए। किडनी स्टोन की हम बात कर लें, K1 को टोन करना है और K7 और K10 को हमें सेडेट करना है, जो ड्राइनेस पॉइंट और कोल्ड पॉइंट है। K7 हमारे एंकल के ऊपर में है, 2 अंगुल ऊपर, और K10 जो है वो हमारे घुटने के पीछे है। K7 को करना ज़्यादा आसान है। K7 को आप सेडेट करें। सेडेट करने के लिए हम उसे लगातार दबा के रखते हैं। 1 मिनट से 2 मिनट के लिए आप दबा के रखें और वहाँ पर आप बाद में लाल रंग लगा सकते हैं। K7 सेडेट करेंगे तो यहाँ पर अगर किडनी स्टोन अगर
हमारे किसी एक किडनी में है तो उस तरफ आप केयर करें। अगर दोनों तरफ है तो आप सिर्फ इन किडनी का K7 सिलेक्ट करें। मेल में इन किडनी बाईं तरफ की किडनी है, फीमेल में इन किडनी राइट साइड की है, तो इन K7 को सिलेक्ट करना है किडनी स्टोन के लिए। CKD में क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर में हमें K1 का मसाज करने के साथ साथ K6 का मसाज करना है। K6 एक बहुत वैल्यूबल पॉइंट है इन ची का जब मामला हो, किसी बच्चे का वजन कम हो, वजन बढ़ाना हो बच्चे का या बच्ची का, तो K6 ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कैल्शियम की कमी हो तो K6 बहुत अच्छा पॉइंट है। बहुत सारी महिलाओं को मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यानी कि कैल्शियम की कमी होना। कैल्शियम की कमी हो जाए तो फ्रैक्चर जल्दी हो सकता है। तो इस K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करेंगे, और मसाज करने के साथ साथ हम यहाँ पर ब्लैक कलर थेरेपी करेंगे। किडनी को एक्टिव करने के लिए ब्लैक कलर का यूज होता है। ब्लैक कलर से किडनी ची बढ़ती है, तो K6 पर आप ब्लैक कलर लगा के रखें तो K6 एक्टिव होता रहेगा। CKD में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, इन सभी में बहुत अच्छा काम आएगा। CKD के अलावा अगर कैंसर का मामला हो, प्रोस्टेट का मामला हो, प्रोस्टेट में हम समझ लेते हैं प्रोस्टेट का बड़ा होना, BPH, जिसमें यूरिन की समस्या होती है। यूरिन की समस्या होती है वो यूरिनी ब्लैडर की वजह से भी हो सकती है और प्रोस्टेट की वजह से भी हो सकती है। मेल में प्रोस्टेट की वजह से ही ज़्यादा होती है। अगर प्रोस्टेट का साइज बड़ा हो जाता है तो यूरिन के रास्ते को वो दबाता है, तो इसके कारण से यूरिन बाहर नहीं आ पाता और ठीक से स्मूथली प्रॉपरली बाहर नहीं आ पाता। मेल पर्सन को अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, वो यूरिनेशन करने को जाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, उस प्रेशर लगाने के कारण वो दब जाता है, उसका यूरिन का रास्ता बंद हो जाता है और यूरिन फिर बाहर नहीं आ पाता। जितना रिलैक्स करेंगे फिर उतना इजीली हो पाएगा। यहाँ भी रिलैक्सेशन का महत्व है। अगर जिनको प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है, यूरिन की समस्या हो जाती है, यूरिन ज़्यादा आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, खुल कर नहीं आ रहा है, ये सभी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में है, तो आपको रिलैक्सेशन का आर्ट सीखना है। और रिलैक्सेशन का आर्ट का सीखने के लिए योग निद्रा एक बहुत अच्छा साधन है। मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट भी अभी आपको बताता हूँ, LV4 होता है, लेकिन योग निद्रा को अपने जीवन में शामिल कर लें, आप रिलैक्स रहेंगे तो यही रिलैक्सेशन आपको यूरिनेशन के दौरान भी यूज हो पाएगी। अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो उस प्रेशर लगाने की वजह से और यूरिन नहीं आता है। प्रोस्टेट के पेशेंट्स को ये समझने की जरूरत है। बहुत बार अल्ट्रासाउंड पे पकड़ में नहीं आता है प्रोस्टेट, लेकिन फिर भी प्रोस्टेट की समस्या होती है। लक्षण हम आप समझ लें, यूरिन की समस्या होती है तो मिड एज एडल्ट मेल में ये प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है, 50, अराउंड 50 एंड मोर देन 50। BPH के लिए, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए हम LV4 को सिडेट करते हैं। लीवर 4 जो हमारे एंकल पे है, इसको सिडेट करना है। सिडेट करना हम याद रखे हुए हैं, लगातार दबाव के रखना। ये जो इमेज दिखाया जा रहा है इसका फोटो खींच के आप रख ले। LV4 पर कंटिन्यूअस प्रेशर जब लगाएंगे तो प्रोस्टेट की समस्या ठीक होनी शुरू हो जाएगी। LV4 को पहचानना थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा गौर से आप एक बार समझ ले कि एग्जैक्ट इसका लोकेशन क्या है। तो जो फोटो दिखाया है इसका फोटो खींच के रखें, अपने में दबा के देख ले, प्रॉपर समझ में आ जाएगा। इस LV4 पर सिडेट करने के अलावा आप लाल रंग का यहाँ पे कलर थेरेपी कर सकते हैं। लाल रंग जो है वो LV4 को सिडेट करने के लिए एक्टिव करेगा। वैसे LV4 के अलावा भी LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, लेकिन हम सिर्फ एक एक्यूप्रेशर पॉइंट ठीक से समझ ले। लाल रंग लगाने से LV4 सिडेट होगा। हम हाथ के प्रेशर से भी कर सकते हैं और रेड कलर से भी कर सकते हैं। हम प्रोस्टेट की समस्या दूर होने लग जाएगी। सिंपल प्रोस्टेट में ये करना है। लेकिन अगर कभी कैंसर हो, कैंसर बड़ी बीमारी मानी जाती है एलोपैथिक सिस्टम में, एनर्जी मेडिसिन के सिस्टम में, माइंड बॉडी के सिस्टम में, स्पिरिचुअल सिस्टम में, ये एक बड़ी बीमारी नहीं है। ऊर्जा को हमें ठीक करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, हमें कोल्ड पॉइंट को सिलेक्ट करना है। K10 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे घुटने के पीछे होता है। सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो K10 को सिलेक्ट करना है। घुटने के पीछे है तो थोड़ा दबाने में थोड़ा आपको एक बार समझना पड़ेगा। दो टेंडन के बीच में है। दो टेंडन होता है मसल का, जो मोटा सा फील होगा घुटने के पीछे, आप फील करके देखेंगे तो इस K10 को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर लाल रंग लगा के रखना है।
और धूप का सेवन जरूर करना है। कैंसर पेशेंट्स के लिए धूप का सेवन बहुत अच्छा है, 15 मिनट से आधे घंटे का। ये केटन को सिलेक्ट करना वैसे हर तरह के कैंसर में फायदेमंद हो सकता है। किडनी कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर में तो विशेष रूप से रहेगा ही, लेकिन बाकी कैंसर में भी ये फायदेमंद होगा। केटन को हम सिलेक्ट करते हैं। अब जब कुछ हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो कुछ टोन भी करना चाहिए, है ना। कहीं पे एनर्जी हम कम कर रहे हैं तो कहीं की एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम फायर ची को बढ़ाते हैं। फायर ची सबसे ज्यादा हार्ट में होती है, लेकिन किडनी का कनेक्शन यहाँ पर लंग से है। लंग की ऊर्जा किडनी में जाती है। तो लंग के फायर पॉइंट LU10 को, जो हमारे हाथ में अंगूठे पर होता है, इस केटन एक्यूप्रेशर पॉइंट को हमें मसाज करना है, टोन करना है और यहाँ पर लाल रंग लगाना है। लाल रंग 6 घंटे के लिए लगा के रखेंगे। तो ये किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर में बहुत फायदा करेगा, लंग कैंसर में भी ये फायदा करेगा। और LU10 को टोन करने के साथ साथ HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट, जो हर तरह के कैंसर में काम आता है, हम उसको टोन करें, मसाज करें। HT7 हार्ट 7 को मसाज करने से हमारा हार्ट अच्छा काम करेगा। हार्ट अच्छा काम करेगा तो हमारी बॉडी में हर जगह जितना ब्लड पहुंचना चाहिए उतना ब्लड पहुंचेगा। हीलिंग के लिए तो ब्लड का फ्लो का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। HT7 को एक नॉर्मल पर्सन भी मसाज कर सकता है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, HT7 को मसाज करने के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप HT7 से मसाज करते रहें, टोन करते रहें, ये एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन हर तरह के कैंसर में तो ये जान बचाने वाला है, क्योंकि हार्ट ब्लड फ्लो आपका प्रॉपर होगा। HT7 पर हम लाल रंग का लगा सकते हैं। कैंसर के मामले में हम लाल रंग का प्रयोग कर रहे हैं, ये आप नोटिस करेंगे। HT7 पे जो हम लाल रंग लगाएंगे, या यहाँ पर 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, हम चारों पे लाल रंग लगा सकते हैं। यह लाल रंग HT7 का, जो कि आपको दिखाया जा रहा है, फोटो खींच के रखिए। HT7 पे 6 घंटे के लिए लाल रंग लगाना है। जो भी कलर थेरेपी होती है वो दिन के समय होती है, डे लाइट पड़ता है तब रंग का इफेक्ट आता है, और कलर थेरेपी 6 घंटे के लिए करना है। ये सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसके साथ साथ हम इसमें अफर्मेशन जोड़ दें। अफर्मेशन के द्वारा हम अपने माइंड को पॉजिटिव बनाएंगे। किडनी जो है वो हमारे शरीर में ऊर्जा का एक बहुत बड़ा इंटरनली बॉडी लेवल पे सप्लायर है। तो ऊर्जा के मामले में हमें अफर्मेशन करना है। देखिए, हम मूलतः तो हम भगवान की एनर्जी से, डिवाइन एनर्जी से चल रहे हैं, सभी के भीतर है। इस बात को तो सभी लोग मानेंगे कि हम डिवाइन एनर्जी से ही चलते हैं। अपने मन में कभी भी ये कंसेप्ट मत रखें कि आपको एनर्जी कम मिलती है। वैसे हम ध्यान में बैठेंगे तो हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी में डिवाइन एनर्जी को ले पाएंगे। सभी के जीवन में जितनी ऊर्जा उनकी लेने की कैपेसिटी है, जितनी ऊर्जा वो लेने को तैयार है, उतनी ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर अफर्मेशन करने की जरूरत है, आई में डिवाइन बीइंग। हम सभी डिवाइन हैं फंडामेंटली, बेसिकली तो हम तो दिव्य ही हैं। हम अपने आप को इंसान समझते हैं, ये गलती है। इंसान हम शरीर के तल पे हैं, लेकिन हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम ऊर्जा भी हैं, हम मन भी हैं, और मन के अलावा हम गहरे तल पे कारण शरीर और आत्मा। तो अपनी दिव्यता को याद रखना, बोलते रहना, आई एम ए डिवाइन बीइंग, डिवाइन इज विद मी, भगवान मेरे साथ है, भगवान की ऊर्जा मेरे साथ है। जो एक्यूप्रेशर पॉइंट अभी हमने देखे हैं, K1, K6, K7, जिसका भी आप मसाज कर रहे हैं, HT7, मसाज करते हुए आप इन अफर्मेशंस को बोला करें, मैं दिव्य चेतना हूँ, आई एम ए डिवाइन बीइंग, भगवान मेरे साथ है, भगवान की ऊर्जा मेरे साथ है। अरे भगवान किसके साथ नहीं है? भगवान सबके साथ होता है। हम उसके साथ हैं कि नहीं है, हमें वो देखना है। हम उसके साथ हो, इसके लिए हमें अपने मन को शांत करना है। मन शांत होगा तब भगवान की मैसेज को हम सुन पाएंगे, जिसको इंट्यूशन कहते हैं, अंतः प्रज्ञा। अंतर प्रज्ञा को फॉलो करते हुए चलेंगे ना, आप हर रोग को ठीक कर सकते हैं, अपने लाइफ में हर डिसीजन को परफेक्ट कर सकते हैं। ध्यान में हमें बैठना चाहिए ताकि हम इंट्यूशन को सुन सके। अफर्मेशन करते रहें, मैं भगवान की मैसेज को सुनने को तैयार हूँ, भगवान की ऊर्जा मेरे साथ है, मेरे पास पर्याप्त ऊर्जा है। देखिए, किडनी की प्रॉब्लम होने में टायर्डनेस होती है, थकान। तो यहाँ पर थकान को कम करने के लिए हम अपने भोजन पर आए, फल पर, मिलेट्स पे, लेकिन हम आध्यात्मिक रूप से भी सोचें, मैं दिव्यता की ऊर्जा से जी रहा हूं,
दिव्य ऊर्जा से मेरा शरीर संचालित होता है, मेरा जीवन संचालित होता है। मेरे पास पर्याप्त दिव्य ऊर्जा है, मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ, भगवान की ऊर्जा मेरे पास पर्याप्त है, दिव्य ऊर्जा पर्याप्त है। ढेर सारी दिव्य ऊर्जा हम लें, उसके लिए हम ध्यान में बैठें। ध्यान में ग्रुप मेडिटेशन में बैठें। किडनी पेशेंट्स के लिए ग्रुप मेडिटेशन बहुत जरूरी है। 2 मेंबर या अधिक एक साथ ध्यान में बैठें। ध्यान जब आपका 1 घंटे बाद या जितनी देर आप ध्यान में बैठे हैं, जब ध्यान समाप्त हो जाता है तो जो दूसरा फैमिली मेंबर है वो पीछे से किडनी के जहाँ भी हमने लोकेशन देखा था वहां पर हाथ रखे और ये भाव करे कि दिव्य ऊर्जा किडनी में जा रही है मेरे हाथों के माध्यम से। अब ध्यान में हमने बैठा है तो ऊर्जा कमाया है, हाथ रखकर उस ऊर्जा को किडनी में भेजना है। किडनी पेशेंट्स अगर ऐसा करेंगे तो बहुत रिलीफ पाएंगे। ध्यान के बाद टच थेरेपी बाय फैमिली मेंबर्स। जब हम परिवार के सदस्यों के द्वारा टच थेरेपी लेते हैं ना तो उसमें प्रेम होता है, स्नेह होता है, तो वो ज्यादा काम करता है। एक्यूप्रेशर, अफर्मेशन, ध्यान में बैठना, ध्यान के माध्यम से अपने चक्रों को, ऊर्जा चक्रों को एक्टिवेट करना, चार्ज करना। हम रोज ध्यान में बैठते हैं ना तो हमारे चक्र संतुलित होते जाएंगे। स्वाधिष्ठान चक्र हमारा एक्टिव रहेगा तो किडनी डिजीज हो नहीं सकती, और अगर होगी भी तो ठीक होने लग जाएगी। इन सभी का ध्यान रखते हुए हम बहुत आसानी से अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने जो टॉपिक है किडनी डिसीज, इस पर इतना सुंदर और इतना विस्तृत व्याख्यान दिया है, मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत है, और अगर हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं। किडनी डिसीज या अन्य कोई डिसीज हमारे आसपास भी नहीं भटकेगी। और सबसे अहम बात क्या है कि हमको अपने जीवन में ध्यान को लाना है, क्योंकि जब हम रिलैक्स रहते हैं और स्ट्रेस नहीं रहते तो बाकी सारी चीजें अपने आप ही सुलझने लगती हैं। और स्ट्रेस खत्म होता है सबसे ज्यादा ध्यान से। तो हमें क्या करना है, सबसे ज्यादा अपने जीवन में ध्यान को लाना है। अगर आप नए भी हैं पीएमसी हिंदी चैनल पर तो आप ध्यान में बैठना शुरू कीजिए और आप अपने आप ही उसका अंतर देखेंगे। उसके बाद खुद में जो आपके में अंतर आएगा वो खुद अंतर देख पाएंगे। ज्यादा समय के लिए नहीं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप 10 मिनट बैठना शुरू कीजिए ध्यान में, फिर 15 मिनट बैठना शुरू कीजिए। एक बार आप ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा और साथ ही साथ आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज हमने किडनी की काफी सारी डिसीज पर, किडनी के फंक्शंस पर और इसको हील कैसे किया जाए इस पर चर्चा की। डॉक्टर रंजन हमारे साथ मौजूद रहे, उन्होंने काफी सारी विस्तृत जानकारी हमको दी इस विषय पर। और इसके साथ ही सर, आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज के इस एपिसोड में रहने के लिए और इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में इसी के साथ इतना ही। यदि आपका कोई भी सवाल है किडनी डिसीज से रिलेटेड या फिर कोई अन्य सवाल किसी और बीमारी से रिलेटेड, तो अपना सवाल हमें व्हाट्सएप करना ना भूलें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपना सवाल भेजिए, अपना नाम मेंशन करें और उसके साथ ही अपनी उम्र और अपनी जो आपको जो बीमारी हो रही है उसका नाम मेंशन करने के साथ ही साथ उस बीमारी में आपको क्या तकलीफ हो रही है ये जरूर मेंशन करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बीमारी का सिर्फ नाम मेंशन करना काफी नहीं होता है, उसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है ये जानकर आपकी समस्या का समाधान हम बेहतर ढंग से दे पाएंगे। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।